नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी पॉइंट पे। आज के वीडियो में हम देखेंगे जो ओल्ड एनसीईआरटी है उसके अगले चैप्टर को, यानी कि आज का चैप्टर है वो कौन सा है आपका 7वां चैप्टर है। और इस चैप्टर में जो है जो वनों का देश जायरे यानी जायरे देश की बात करेंगे। तो पहले हम ये देख लेंगे मैप में कि जायरे देश है कहाँ पर, और उसकी स्थिति को देखेंगे कि उसका जो स्थिति कहाँ पे है, विषुवत रेखा पे है या फिर कहाँ पे है वो। तो पहले हम मैप में देख लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे मैप देख लिया हमने। तो मैप में देखिए आप जायरे, तो आप देखेंगे मैप में आपको जायरे तो दिखाई नहीं देगा, तो आप कहेंगे जायरे तो है ही नहीं मैप में। तो जायरे का जो नया नाम है वो है डीआरसी। डीआरसी क्या है? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, यानी कि इसको कॉन्गो के नाम से भी इसको जाना जाता है। डीआरसी। कॉन्गो दो हैं, एक तो आप यहाँ पे कॉन्गो देखेंगे, ये कॉन्गो देश हो गया, दूसरा क्या है डीआरसी है, तो इसी को बोलेंगे जायरे। पहली बात क्लियर हो गई है। और जायरे नाम क्यों रखा गया था इसका पहले? क्योंकि जायरे नदी यहाँ पे निकलती है, वो सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। यहाँ की जो सबसे मुख्य नदी है वो जायरे नदी होने की वजह से इसका नाम डीआरसी यानी कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो अब हो गया है, पहले नाम जायरे था। तो पहले तो हमने ये देख लिया। और इस खास बात क्या देखेंगे, आप देखेंगे आपको पता है कि जो विषुवत रेखा है वो कहाँ से निकलती है? इधर ही से गुजरती है, यानी 0 डिग्री से गुजरती है, वो लगभग इसी क्षेत्र में पड़ता है। तो अब आपको पता है 0 डिग्री जहाँ पे होती है, यानी जहाँ पे विषुवत रेखा होती है, वहाँ पे क्या होता है? वर्ष भर अधिक गर्मी पड़ती है। क्यों? क्योंकि सूर्य मान लो यहाँ पर है, तो सूर्य जो होता है वो तो 0 डिग्री से 23 डिग्री के बीच में ही तो रहता है। इधर है आपकी कर्क रेखा हो जाती है, और इधर आपकी क्या होती है? मकर रेखा हो जाती है। ये आपको पता होना चाहिए। तो जब कभी भी कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के देश होंगे, इनमें ज़्यादा गर्मी पाई जाएगी, वो गर्म होंगे, यानी उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं इसको हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब देख लेते हैं, अपने जायरे देश को देखते हैं जो एनसीईआरटी में चैप्टर दे रखा है। तो एनसीईआरटी में चैप्टर दे रखा है यहाँ पर, ये देखिए आपको दे रखा है जायरे देश। तो पहले थोड़ा इतिहास दे रखा है कि जायरे देश पे पहले किसका अधिकार था, तो वो तो हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है। हमारे इम्पोर्टेंट क्या है हमारे लिए? ये है भूमि और जलवायु, यानी कि वहाँ पे कैसी भूमि है, वहाँ की जलवायु कैसी है, इसके बारे में हमको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या दे रखा है, जायरे का जो अधिकतर भाग है वो जायरे नदी की द्रोणी में पड़ता है, तो हमने आपको बता दिया। अब द्रोणी का मतलब यहाँ पे समझ लीजिए क्या होता है। देखिए कोई नदी होती है, मान लो ये नदी है, तो ऐसा तो है नहीं कि सारा बारिश का पानी आया इसी में भर गया, ऐसा तो होता नहीं है। नदी के आसपास का कुछ क्षेत्र होता है ना, उसी से तो पानी आएगा। जैसे मान लो ये दिख रहा है, मान लो, ठीक है। तो जितने भाग से पानी आता है, यानी उसका जो कैचमेंट एरिया होता है, उसी को क्या बोलते हैं? द्रोणी, या फिर इसको बेसिन भी बोलते हैं। दो बातें क्लियर हो गई हैं, ठीक है। एक नदी है जायरे यहाँ की प्रमुख, और उसी द्रोणी यानी इस जायरे नदी का जो एरिया है उसी में ही इसका विस्तार है, उसी यानी उसी भाग में पूरा देश फैला हुआ है। फिर क्या दे रखा है, इसी नदी के नाम पर इस देश का नाम जायरे पड़ा। अभी उसका नाम क्या होगा? डीआरसी हो गया है। जायरे नदी की द्रोणी का एक विशाल तख्तरी नुमा निचला भूमि प्रदेश है। तो आप जो प्लेट आप देखते होंगे घर में, जो आप खाना जिसमें खाते होंगे, तो प्लेट क्या होती है? प्लेट का खास बात क्या होती है? बीच का हिस्सा क्या होता है? समतल होता है, और किनारे के भाग क्या होते हैं? उठे हुए होते हैं। तो बिल्कुल वैसे ही ये देश है। यहाँ की जो भूस्थलाकृति है इसी तरह बनी हुई है। साइड साइड यानी किनारे भाग कैसे उठे हुए हैं, और जो बीच का भाग है वो कैसा है? समतल है। तो बारिश का पानी होगा तो क्या होगा? नीचे ढाल के अकॉर्डिंग ऐसे अंदर की ओर फ्लो होगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं। जायरे जो है संसार की जो सबसे बड़ी नदियों में से एक है, यानी ये बहुत बड़ी नदियों में से एक है। जैसे आपके अमेजन नदी हो गई, नील नदी हो गई है, तो ऐसे ही जायरे नदी भी बहुत बड़ी नदी है। परंतु इसका कुछ ही भाग जो है नाव के चलाने के लिए उपयुक्त है। देखो नाव चलाने के लिए क्या रास्ता कैसा होना चाहिए? बराबर एक जैसा होना चाहिए। लेकिन क्या है, जगह जगह इसमें क्या पाए जाते हैं? जलप्रपात पाए जाते हैं। जलप्रपात क्या होता है? जब ऊंचाई के भाग से पानी सीधे नीचे से खड़ा होकर गिरता है किसी कगार वगैरह से, किनारे से खड़े होकर के, तो उसको बोलते हैं जलप्रपात। आपने मूवी वगैरह में देखा होगा, काफ़ी सीन दिखाए जाते हैं वहाँ पे जलप्रपात के। तो जलप्रपात क्या होता है? ऊंचाई से गिरता हुआ पानी। तो अगर मान लो कोई नाव यहाँ पे लेके चलेंगे, आप यहाँ पे देखेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ पे अगर वाटरफॉल होगा, जलप्रपात होगा, तो आप इसके आगे नहीं जा पाएंगे ना। तो यही एक यहाँ पे नदी की विशेषता है कि इसकी नाव वाले भाग यानी कि बहुत सीमित हैं, कुछ ही एरिया में केवल नाव चलाई जा सकती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पे जलप्रपात पाए जाते हैं। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं आपके लिए है, ठीक है।
बस आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे देख लेते हैं। अब अगली खास बात हमको ये पता होना चाहिए कि ये है कहाँ पे। तो हमने बताया था ये कहाँ पे है, 0 डिग्री पे, यानी कि विषुवत रेखा पर है ये। तो जायरे विषुवती प्रदेश में स्थित है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, वर्ष भर ऊंचा तापमान रहता है। तो ये खास बात हो गई हमारे यहाँ पे। अब यहाँ पे तापमान ऊंचा रहेगा तो यहाँ पे बारिश भी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो यहाँ पे भारी वर्षा होती है, इसीलिए अत्यधिक गर्मी और वर्षा के कारण यहाँ पेड़ पौधे क्या है, शीघ्रता से बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए कोई भी पेड़ वगैरह होता है तो उसको क्या चाहिए होता है, उसको प्रकाश संश्लेषण करने के लिए, यानी भोजन को बनाने के लिए उसको क्या चाहिए होता है, सूर्य का प्रकाश चाहिए होता है। और साथ में दूसरी क्या चीज़ चाहिए होती है, पानी चाहिए होता है। तो यहाँ पे सूर्य का प्रकाश भी उसको मिल रहा है और पानी भी मिल रहा है। तो यहाँ के पेड़ कैसे होंगे, ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने वाले होंगे, ऊंचे ऊंचे खूब पेड़ होंगे। ऊपर जो उनके जो कैनोपी होती है, जो ऊपर का हिस्सा होगा खूब बड़ा बड़ा होगा, ऐसे। समझ गए आप? अगर समझ लेंगे तो आपको लंबे समय तक चीज़ें याद रहेंगी। इसीलिए मेरा फोकस यही यहाँ पर यही है कि आपको समझाने पे ही है। फिर क्या देखा, इसके परिणाम स्वरूप यह देश जो है उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों से ढका है। तो कभी भी अगर आपसे पूछा जाए कि जो कांगो क्षेत्र है, कांगो बेसिन है, वहाँ जो वनस्पति पाई जाती है वो किस तरह की होती है, तो उष्णकटिबंधीय। उष्ण का मतलब गर्म हो गया, कटिबंध का मतलब क्या होता है, पर्टिकुलर एक एरिया को बोलते हैं कटिबंध, ठीक है। और वर्षा वन है क्योंकि यहाँ बारिश होती है, तो इनके प्रभाव में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन से यहाँ पे ज़्यादा मात्रा में मिलते हैं, यानी ढका हुआ है। फिर क्या है, ये वन जो है सदाबहार हैं। अब सदाबहार वन कौन से होते हैं, सदाबहार वह वन होते हैं जो वर्ष भर क्या होते हैं, पत्तियां नहीं गिराते हैं, यानी कि हमेशा हरे भरे दिखाई देते हैं। नाम ही ये सदाबहार। सदाबहार का मतलब जो हमेशा खिले खिले से रहे हमेशा। और भारत में आपने देखा होगा एक समय आता है जो गर्मी से पहले, जब आपका शीत ऋतु यानी ठंडाड़े की ऋतु खत्म होती है, फरवरी या मार्च महीने में आप देख लीजिएगा। तो मार्च महीने में देखेंगे, मार्च महीने के आसपास जो है, मार्च अप्रैल में पेड़ पौधे अपने क्या करते हैं, पत्तियों को गिरा देते हैं। क्यों? क्योंकि आगे उनको लंबे समय तक पानी नहीं मिलने वाला है। पानी कब मिलेगा उनको, जो वर्षा ऋतु आएगी। तो ऐसे में जो है पानी को बचाने के लिए क्या करते हैं, पेड़ ये ले करते हैं, वो पेड़ की जो पत्तियां होती हैं उनको गिरा देते हैं। तो इसलिए उनका नाम क्या होता है, पर्णपाती वन। लेकिन यहाँ पर तो पानी की कमी है ही नहीं, पूरे वर्ष भर जो है पानी की क्या है, उपलब्धता है, जिसके कारण क्या होगा, यहाँ के जो पेड़ होंगे वो कैसे होंगे, सदाबहार होंगे। तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे सदाबहार वन क्यों पाए जाते हैं। तो हमारा मेन फोकस होना है कि ये चीज़ हो रही है तो क्यों हो रही है, और यही बातें जो हैं आपको लंबे समय तक याद भी रहेंगी। फिर अगला देख लीजिए, इन वनों में क्या है, वृक्ष बहुत ऊंचे होते हैं। तो आप जैसे देखा होगा आपने, कोई व्यक्ति जो है मोटा ताज़ा लंबा कब होगा, जब उसको खाने को खूब मिलता रहे। तो यहाँ पर भी क्या है, पेड़ जो हैं उनको क्या मिल रहा है, सूर्य का प्रकाश भी मिल रहा है, पानी भी मिल रहा है। तो उनको यानी कि पूरा जो पोषण चाहिए होता है वो मिल जाता है। तो यहाँ के पेड़ कैसे होंगे, लंबे चौड़े और ऊंचे होंगे, ठीक है। वही लिखा हुआ आगे, क्योंकि वे सूर्य का प्रकाश प्राप्त करने के लिए एक दूसरे से ऊपर निकलने की होड़ लगाते हैं। होड़ का मतलब यहाँ पे मान लो कोई ये पेड़ है, ठीक है, उसके साथ में छोटा पेड़ है यहाँ पर है। अब क्या करेगा ये, अगर पेड़ मान लो सूर्य का प्रकाश आ रहा है, सारा प्रकाश इसके पास चला जाएगा, तो अब ये क्या करेगा, छोटा वाला पेड़ कहेगा कि हमको भी ऊंचा होना है। तो ये क्या ऊपर की ओर ग्रोथ करने के लिए प्रोत्साहित होगा। तो आपस में क्या उनमें होड़ सी लग जाती है पेड़ों में। तो इससे क्या होता है, जो पेड़ों की लंबाई होती है वो 40-40 मीटर, यानी 40 मीटर ऊंचे पेड़ मिलेंगे आपको यहाँ पर। तो वही लिखा हुआ, उनमें से यहाँ कई प्रायः 40 मीटर या उससे भी ऊंचे पेड़ होते हैं। तो हमने यहाँ पे देखा क्या, जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के जो पेड़ होते हैं, क्या खास बात है, सदाबहार होते हैं, ठीक है। गर्मी होती है यहाँ पर, तो इसके वजह से जहाँ की जो पेड़ पौधे होंगे वहाँ की लकड़ी कैसे होगी, कठोर होगी। फिर अगली खास बात क्या है, जो पेड़ होंगे वो ऊंचे होंगे। अब आपको पता चलेगा होगा कि जो पेड़ हैं ऊंचे क्यों हैं। फिर क्या है, इन वनों में एक छोटे से क्षेत्र में कई तरह के वृक्ष पाए जाते हैं, यानी कि यहाँ के जो पेड़ होते हैं बहुत ज़्यादा विविधता होती है, यानी कि एक जैसे पेड़ नहीं मिलेंगे यहाँ पर, बहुत वैरायटी के पेड़ मिलेंगे। तो अगली खास बात ये हो गई। फिर ऊंचे ऊंचे जो वृक्ष होते हैं उनके नीचे छोटे छोटे पेड़ उगते हैं। तो बड़े पेड़ हैं जो कम पोषण पाएंगे, यानी ज़्यादा धूप नहीं पाएंगे, वो छोटे पेड़ नीचे रह जाएंगे। फिर उसके नीचे घास वगैरह मिलेगी आपको, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है, इन छोटे पेड़ों के नीचे तरह तरह की झाड़ियाँ, लताएं, चटाई की तरह बिछी हरी घास होती है। तो जैसे जैसे जिसको जैसा पोषण मिलेगा, यानी जैसा खाना मिलेगा, वैसे उनका ग्रोथ हो जाएगी। इन सब के कारण क्या होगा, वनों से गुजरना बहुत कठिन हो जाएगा। अब यहाँ से निकलना आपके लिए बहुत दिक्कत हो जाएगा ना,
अगर आपने कोई मूवी देखी होगी हॉलीवुड की जो यहाँ के क्षेत्रों में बनाई जाती है, तो आप देखते होंगे वहाँ पे नीचे भी बहुत जंगल होता है, ऊपर इतने बड़े बड़े पेड़ होते हैं कि दिन के टाइम भी यहाँ पे अंधेरा होता है नीचे। तो वही लिखा हुआ है, केवल नदी के मार्गों से जाया जा सकता है, यानी इन क्षेत्रों में इतना घना है यहाँ का पेड़ वन, तो यहाँ पे जाने के लिए क्या नदियाँ जो होती हैं वो उचित मार्ग देती हैं। ये वन इतने सघन है कि सूर्य की किरणें धरातल पर मुश्किल से ही पहुंच पाती हैं, यानी बहुत कम पहुंच पाती हैं, बहुत सीमित मात्रा में ही। इसलिए इन वनों में क्या होता है, अंधेरा छाया रहता है। तो ये खास बात हो गई। में आगे देख लेते हैं। आगे देखिए, इन वर्षा वनों के दोनों ओर क्या है, सवाना की घास भूमि फैली है। तो सवाना घास कहाँ पे होती है वो बाद में हम देख लेंगे। सवाना घास वो होती है जो जहाँ पे वर्षा की मात्रा थोड़ी कम होती है, वहाँ पे वर्षा लगभग 80 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होती है। तो वहाँ पे क्या होती है, पेड़ की जगह घास उगती है। आगे देख लेते हैं साधन और उनका उपयोग। अब यहाँ पे जो साधन क्या क्या उगते हैं, तो जायरे अनेक प्राकृतिक साधन, जैसे यहाँ पेड़ तो मिलेंगे। अब पेड़ों में रहने वाले वन्य जीव प्राणी भी तो मिलेंगे ना। ऐसा तो है नहीं कि वहाँ पे खाली पेड़ है, वहाँ पे जीव जंतु नहीं है। पेड़ है तो वहाँ पे जो जीव जंतु भी होंगे। फिर वहाँ मिट्टी हो गई, खनिज तेल हो गए, जल शक्ति से संपन्न है। कृषि और खानों से जो है खनिजों का निकालना यहाँ के लोगों का क्या है, प्रमुख व्यवसाय है। तो यहाँ के लोग जो हैं गरीब टाइप के हैं, तो वहाँ एग्रीकल्चर खेती करते हैं। खानों से जो खान वगैरह पाई जाती है वहाँ से क्या निकलते हैं, खनिज वगैरह निकालने का वो काम करते हैं। आगे देख लो, वन की बात कर लेते हैं। तो वन देश का बहुत बड़ा भाग क्या है, विषुवतीय या उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों से ढका हुआ है, हमने अभी देख लिया है। यद्यपि इन्हीं वनों में क्या है, कठोर लकड़ी, देखो मिल गए ना कठोर लकड़ी। तो मुलायम लकड़ी कहाँ पर मिलती है, मुलायम लकड़ी वहाँ मिलती है जहाँ पे ठंडा प्रदेश होता है, यानी कि जैसे अमेरिका होगा, कनाडा का क्षेत्र होगा, ठीक है। तो इन क्षेत्रों में क्या गर्मी कम पड़ती, तो वहाँ पे कैसी मिलेगी लकड़ी, मुलायम। जहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ेगी वहाँ पे कैसी लकड़ी मिलेगी, कठोर, ठीक है। लकड़ी के संसार के सबसे बड़े भंडार हैं, लेकिन उनका उपयोग अभी तक नहीं हो पाया, क्योंकि यहाँ के जंगल बहुत घने हैं और एक जैसी लकड़ी नहीं मिलती, जिसकी वजह से जो है इन वनों का जो दोहन हुआ है, यानी कि उनका दोहन कम हुआ है। चलिए अब आगे देख लेते हैं यहाँ के जो जो जीव जंतु हैं कौन से पाए जाते हैं। तो जीव जंतु की अगर बात कर लेते हैं, तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर विविधता मिलेगी आपको। जितना ज़्यादा विविधता पेड़ों में मिलती है, उतना ही ज़्यादा विविधता वहाँ के जीव जंतुओं में भी मिलती है। तो जायरे में वन्य प्राणियों की इतनी विविधता है कि इसे बहुधा एक विशाल चिड़ियाघर कहा जाता है। अब चिड़ियाघर का मतलब क्या होता है, चिड़ियाघर में आपने देखा होगा बचपन में कभी गए होंगे, तो वहाँ पे क्या होगा कि बहुत वैरायटी के मिलेंगे आपको। बंदर भी मिलेगा, हाथी भी मिलेगा, घोड़ा भी मिलेगा, माने बहुत टाइप के वहाँ पे होते हैं। तो ऐसे ही क्या है, यहाँ पर भी बहुत टाइप के जो हैं वन्य प्राणी पाए जाते हैं। जायरे के वनों और दलदलों में क्या है, सांप मिलता है, अजगर है, बंदर है, हाथी है, दरियाई घोड़ा है, ये सब मुख्य वहाँ पे रहते हैं। इनके अतिरिक्त तरह तरह के जो पक्षी भी इन वनों में रहते हैं। ये तो हमने यहाँ पे देख लिया कि कौन सा जो है वन्य प्राणी यहाँ पे पाए जाते हैं। फिर आगे देख लेते हैं कि मिट्टी और फसलों की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे मिट्टी कैसी है, तो यद्यपि जायरे एक निम्न भूमि प्रदेश है, निचला है, ज़्यादा ऊंचा नहीं है। यहाँ की कुल भूमि के केवल 5वें हिस्से में ही खेती होती है, लेकिन यानी कि खेती बहुत कम होती है। इसका मुख्य कारण क्या है, वनों का विस्तार। हर जगह क्या है, पेड़ लगे हुए हैं, वन हैं, जिसके कारण क्या है, खेती के लिए जो है जगह क्या है, कम है ना। आप इन सब चीज़ों को आसानी से समझ सकते हैं। सब चीज़ें तो ये तो कॉमन सेंस वाली बातें हो गई। जहाँ पे पेड़ ज़्यादा होगा तो वहाँ पे खेती कम हो पाएगी ना। फिर क्या यहाँ क्या कर देखते हैं कि कौन कौन से मुख्य फसलें हैं। तो चावल उगाया जाता है, क्योंकि चावल उगाने के लिए कौन सी कंडीशन होनी चाहिए, गर्म जगह होनी चाहिए। जलवायु कैसी होनी चाहिए, गर्म होनी चाहिए, और ज़्यादा बारिश होनी चाहिए। तो दोनों ही चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं। फिर मक्का की भी खेती होती है यहाँ पर। एक कसावा एक पेड़ होता है, उसकी जड़ों से जो है भोजन की प्राप्ति होती है। और ज्वार इस देश की क्या है, मुख्य खाद्य फसलें हैं। तो कोई भी जो स्थान होता है वहाँ पे अगर कौन सी फसल उगेगी, तो उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए कि वहाँ की जलवायु कैसी है। आगे चावल जायरे के उत्तरी तथा उत्तर पूर्वी भागों में और दक्षिण के कसाई प्रांत में उगाया जाता है। तो ये सब हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर ये यहाँ पे पता होना चाहिए कि कसावा क्या होता है। कसावा एक प्रकार का कंद यानी जड़ होती है। इसका जो पौधा लगभग 1.5 मीटर तक होता है, और कसावा के कंद को सुखाकर इसका आटा बना लिया जाता है। जैसा आप लोग खाते होंगे घर में साबूदाना, तो साबूदाना जो है वो कसावा से ही बनाया जाता है। फिर देख लेते हैं और कौन सी फसलें होती हैं। तो रबड़ हो गई, कहवा हो गई, कपास हो गई, तेल ताड़,
जैसी नकदी फसलें, तो इनका बहुत ज़्यादा महत्व होता है क्योंकि इनसे क्या होती है, इनको आय होती है। रबड़ की खेती करते हैं, कहवा की खेती करते हैं, कपास की खेती करते हैं, जो ताड़ का तेल होता है उसकी खेती करते हैं। तो इनके जो फसलों से जो निर्यात करते हैं उससे क्या होती है, आय की प्राप्ति होती है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था चलती है। फिर ऊंचे भूभाग जो होते हैं में विशेष रूप से सवाना प्रदेशों में पशु पाले जाते हैं। तो सवाना प्रदेश कहाँ होते हैं, जहाँ पे घास होती है, मुख्य रूप से घास होगी और साथ में कहीं कहीं झुंड में पेड़ भी मिलेंगे आपको, तो इसको क्या बोलते हैं, सवाना प्रदेश। और ये कहाँ पे बनता है, ये सवाना प्रदेश वहाँ पे होते हैं जहाँ पे बारिश की मात्रा थोड़ी कम होती है। ठीक है, क्योंकि पेड़ उगने के लिए अधिक बारिश चाहिए होती है और वहाँ पर उतनी बारिश हो नहीं रही, जिसकी वजह से वहाँ पर क्या होगी, घास बनेगी। आगे देख लो, खेती का ढंग कैसा होगा, जहाँ के गरीब देश यहाँ के लोग, तो खेती का ढंग कैसा होगा, पुराना होगा, यानी परंपरागत कृषि होगी यहाँ पर। खाद्यान्न फसलें मुख्य रूप से इन्हें उगाने वाले किसान परिवार के अपने उपयोग में ही आ जाती है। यानी कि यहाँ के जो किसान होते हैं कैसी खेती करेंगे, अपने खाने के लिए उगाते हैं बस, क्योंकि छोटे किसान हैं, गरीब किसान हैं, तो व्यापार करने के लिए नहीं उगाते हैं, अपने लिए उगाते हैं। और साथ में क्या, खेती की दशा में सुधारने के प्रयत्न हो रहे हैं। किसानों को खेती के नए तरीके अपनाने और नए उर्वरकों का उपयोग करने के लिए उनको क्या किया जा रहा है, प्रोत्साहित किया जा रहा है। तो हमको ये पता होना चाहिए, जो गरीब देश लोग होते हैं वहाँ की खेती बाड़ी ऐसी ही होती है। फिर देख लेते हैं खनिज यहाँ पे कौन से मिलते हैं। तो किसी देश के लिए जो खनिज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि खनिज होंगे तभी तो क्या है, उद्योगों का विकास होता है, कच्चा माल वहाँ से मिलता है उनको उद्योगों के लिए। तो यहाँ पे क्या, दायरे में जो तांबा हो गया, हीरा हो गया, कोबाल्ट हो गया, टिन हो गया, जस्ता हो गया, और मैग्नीज और यूरेनियम के क्या है, मुख्य रूप से भंडार पाए जाते हैं। तो यहाँ के जो मुख्य रूप से जो खनिज हैं यहाँ पे इस तरह के मिलते हैं। तो वही लिखा हुआ यहाँ पे इनके विशाल भंडार हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ पे ये दे रखा है कि ये खनिज मुख्यतः कटंगा के शाबा प्रांत में मिलते हैं। तो कटंगा नाम याद रखिए, ध्यान रखिए, कभी भी कटंगा की अगर बात करें, कटंगा खाने कहाँ है, कटंगा स्थान की बात करिए तो वो हमें याद रखना चाहिए कि जायरे वाले क्षेत्र में, यानी कि DRC में है। यह संसार के तांबे और औद्योगिक हीरों के बड़े उत्पादक देशों में से एक है। यानी कि यहाँ पे तांबा उगाया जाता है, तांबा बहुत मिलता है। तो अगर कभी पूछा जाए, ऑप्शन में दिया हुआ कि तांबा, आगे दे रखा है कटंगा, ठीक है, तो ये सही ऑप्शन है। क्यों, क्योंकि तांबे के खाने जो है कटंगा क्षेत्र में स्थित हैं। देश में क्या है, निकाले गए अधिकतर जो खनिज हैं उनका निर्यात कर दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पे इनके पास फैक्ट्री है ही नहीं, उद्योग लगे ही नहीं। तो जाहिर सी बात है, जो खनिज हैं उनका क्या करेंगे, वो निर्यात करेंगे, उससे पैसा मिलेगा उनको। तो ये हो गया। फिर जायरे के जो अधिकतर लोग हैं, उद्योग जो है निर्यात के उद्देश्य से जो है कृषि और खनिज उत्पादों का संसाधन करते हैं, क्योंकि इनके पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है कि खुद का एक उद्योग बना सके वहाँ पर। तो इसलिए क्या करते हैं, ये निर्यात करते हैं दूसरे देशों को। और उद्योग मुख्य रूप से जो है लुकासी और लुम्बुबासी में स्थित हैं। तो ये याद करने की जरूरत नहीं आपको है, जितना आपको बता रहा हूँ कि क्या याद करना है और क्या समझना है वो उतना समझिए आप केवल। आगे देख लेते हैं, जल विद्युत की बात कर लेते हैं। तो जल विद्युत में देखिए यहाँ पे क्या है, ज़्यादा मात्रा में पानी भी है और यहाँ की जो नदियाँ कैसी हैं, वो जलप्रपात बनाती हैं। तो यहाँ पे जल विद्युत के विकास की संभावनाएं ज़्यादा हैं। ठीक है, तो जल विद्युत, तो दायरे में विद्युत के उत्पादन की बड़ी संभावनाएं हैं। क्यों, क्योंकि देखो हमको पानी तो वहाँ पे अवेलेबल मिल रहा है। जल विद्युत में क्या चाहिए हमको, जल विद्युत में हमको पानी चाहिए होता है, साथ में क्या होना चाहिए, प्रपात होने चाहिए। क्योंकि जल विद्युत उत्पादन करने के लिए क्या करते हैं, जो ऊंचाई से पानी नीचे गिरता है तो यहाँ पे हम टरबाइन लगा करके उससे जल विद्युत को बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ की नदियाँ जल प्रपात को बनाती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या है, विद्युत के उत्पादन की बहुत ही ज़्यादा संभावनाएं हैं। फिर यहाँ नदियों पर अनेक बांध और जल विद्युत केंद्र बनाए गए हैं। जायरे जो है पड़ोसी देशों को भी जल विद्युत का कुछ भाग देता है, यानी उससे पैसा उसको मिलता होगा। फिर जल विद्युत लेने वाले देशों में कांगो और बुरुंडी मुख्य हैं, यानी कि इनके पास के जो देश हैं उनको जो है जल विद्युत वो एक्सपोर्ट करता है। भविष्य में जल विद्युत के विकास की यहाँ बहुत बड़ी संभावनाएं हैं। हमने देख लिया उसका रीज़न क्या है। फिर आगे देख लेते हैं, जनसंख्या की बात कर लेते हैं। यहाँ के लोग कैसे रहते हैं, कौन से लोग रहते हैं मुख्य रूप से। तो यहाँ के निवासी मुख्य रूप से कौन से हैं, आश्वेत, यानी कि जो गोरे नहीं हैं, यानी काले लोग हैं, वो मुख्य रूप से यहाँ पर रहते हैं। जो इन जनजातियों के हैं, कई जनजाति के लोग वहाँ पे रहते हैं,
कुल जनसंख्या के लगभग 2/3 लोग हैं बंटू भाषा बोलते हैं। तो यहाँ बंटू भाषा, बंटू जो लोग होते हैं, जनजाति एक है बंटू। तो हमेशा आप कभी पूछा जाए कि बंटू जनजाति कहाँ रहती है, तो कांगो बेसिन में रहती है, ध्यान रखिएगा। कांगो क्षेत्र है ना पूरा ये, तो इसी में रहती है। तो ध्यान रखिएगा, ये आपको नोट कर लीजिएगा, कभी कोई पूछ लेता है वो कि बंटू जनजाति किस क्षेत्र की है, तो अफ्रीका के कांगो क्षेत्र में ये निवास करती है। ठीक है, तो ये यहाँ पे हो गया हमारे लिए इम्पोर्टेंट जो परीक्षा के दृष्टि से, और कुछ खास यहाँ पे इम्पोर्टेंट नहीं हमारे लिए है। और यहाँ पे आगे दे रखा है कि वहाँ के लोग कैसे हैं, ये पूरा, तो वो सब हमको इम्पोर्टेंट नहीं है, वो हमको पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। और फिर यहाँ पे इम्पोर्टेंट एक फैक्ट यहाँ पे ये दे रखा है कि जो किन्शासा है वो जायरे की राजधानी तथा सबसे बड़ा नगर है, यानी कि ये इसका केंद्र हो गया। और फिर बाकी ये दे रखा है वो सब हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है। हमको जो पढ़ना था हमने यहाँ पे देख लिया है कि यहाँ पे कौन से किस टाइप के पेड़ मिलते हैं, कौन सी जनजाति मुख्य रूप से रहती है, और जल विद्युत यहाँ पे विकास हो सकता है, ये सब चीज़ों को हमने देख लिया। ठीक है, तो ये रहा आपका आज का चैप्टर, 7वां चैप्टर था। और जल्द ही इसके अगले चैप्टर का भी वीडियो आपको दे दिया जाएगा बना करके। तब तक आप इसको अच्छे से देखिए, समझिए। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, और पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जो करिएगा, ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे और मैं आगे इस तरह के वीडियो को बनाता रहूं। और अब मेरा उद्देश्य क्या होता है इसमें है आपको कि मेन समझाना कि ज्योग्राफी में पढ़ना कैसे है, कैसे लंबे समय तक चीज़ों को याद रखना है। जब आपको किसी भी चीज़ को समझने की क्षमता बढ़ेगी तो उससे वो चीज़ें लंबे समय तक याद रहेंगी। क्योंकि बच्चों की हमेशा ही रहती है प्रॉब्लम कि उनको याद नहीं रहता, याद किसी को नहीं रहता हमेशा के लिए। अगर चीज़ें समझ के पढ़ी हैं तो लंबे समय तक याद रहेंगी, और नहीं समझ के पढ़ी हैं तो जल्दी ही भूल जाएंगे, 1-2 दिन में ही वो आप भूल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो फिर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जो करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि नए वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।